Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video we discuss chapter 9 of class 7th NCERT book. यानी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको समराइज़ करूंगी चैप्टर 9 क्लास 7th की NCERT बुक जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। चैप्टर 9 का नेम है लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स, कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स में कैसी लाइफ होती है। तो इस चैप्टर के बारे में समझने से पहले हम जानते हैं कि ग्रासलैंड्स क्या होते हैं। ग्रासलैंड मतलब होता है एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जहाँ पर प्लांट लाइफ में ग्रासेस जो होती हैं वो डोमिनेंट पोजीशन पे होती हैं, यानी कि एक ऐसा एरिया जो कि बेसिकली ट्रीलेस होगा, यानी कि वहाँ पर ट्रीज़ बहुत कम होंगे लेकिन वहाँ पे ग्रासेस बहुत ज़्यादा होंगे। आपको हर जगह वहाँ पे ग्रासेस देखने को मिलेंगी। ग्रासलैंड जो होते हैं वो जितना टोटल अर्थ सरफेस है उसका 1/4 पार्ट जो है कवर करते हैं। क्लाइमेट के बेसिस पे ग्रासलैंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, टेम्परेट रीजन ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल रीजन ग्रासलैंड्स। ये दोनों जो टाइप हैं, ये दोनों टाइप एक दूसरे से क्लाइमेटिक बेसिस पे बहुत अलग अलग होते हैं। अगर आपको ग्रासलैंड के बारे में पर्टिकुलरली समझना है तो आप चैप्टर 6 को रेफ़र कर सकते हैं। चैप्टर 6 की जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहाँ से देखकर उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो पहले हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि अर्थ के नॉर्थन पार्ट में, अर्थ के नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं उनको प्रेरीज कहा जाता है। ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट बेसिस पे ये नॉर्थ अमेरिका में लाई करते हैं और हेमिस्फीयर बेसिस पे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। प्रेरी जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड प्रेटा से निकला है जिसका मतलब होता है मिडो। प्रेरीज को सी ऑफ ग्रास भी कहा जाता है, मतलब जैसे समुद्र में, जैसे सी में हमें हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है, उसी तरीके से अगर आप इस तरह के ग्रासलैंड्स में एंटर करेंगे, अगर आप प्रेरीज में जाएंगे तो आपको हर जगह ग्रास ही ग्रास दिखाई देगी। प्रेरी जो रीजन है ये एक फ्लैट, जेंटली स्लोप और हिली लैंड है। यहाँ पे ये बेस मोस्टली फ्लैट एरिया है लेकिन कहीं कहीं पर छोटे छोटे हिल हैं और हिली स्लोप्स हैं। इन हिली स्लोप्स पर जो है वुडलैंड्स पाई जाती हैं। वैसे ये एरिया ट्रीलेस है लेकिन कुछ जो पेड़ हैं वो आपको हिली स्लोप पर देखने को मिलेंगे। कंट्री वाइज प्रेरी जो हैं वो दो कंट्रीज़ को कवर करते हैं, यूएसए एंड कनाडा। ये नॉर्थ अमेरिका के मिडल पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। यूएसए में इस ग्रासलैंड को मिसिसिपी रिवर जो है ड्रेन करती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज ड्रेन करती हैं वहाँ पर, जबकि कनाडा में स्केचवन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज ड्रेन करती हैं। इस मैप से हम समझ सकते हैं कि प्रेरीज एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड हैं। देखिए प्रेरीज जो हैं इनके वेस्ट साइड में आपको रॉकीज माउंटेन देखने को मिलेंगे, जबकि ईस्ट साइड में ग्रेट लेक्स देखने को मिलेंगी। और ग्रेट लेक्स एंड रॉकीज के बीच वाला जो पार्ट है, ऊपर नॉर्दर्न पार्ट में स्केचवन रिवर और सदर्न पार्ट में मिसिसिपी रिवर के बीच वाला पार्ट, ये पूरा ही पार्ट जो है प्रेरी रीजन है। इससे देखिए ऊपर कनाडा आ गया, यूएसए भी आ गया, प्लस में वेस्ट में रॉकी माउंटेन्स आ गया। ये पूरा रीजन कहलाता है प्रेरी रीजन, यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका रीजन। यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए ये जो प्रेरी हैं ये पूरे कॉन्टिनेंट के मिडल पार्ट में है, इसलिए यहाँ पर किसी भी ओशन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। इसी कारण यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो कॉन्टिनेंटल टाइप हैं। इसीलिए यहाँ पर समर्स जो होते हैं वहाँ पे समर्स के दौरान टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जबकि विंटर्स में यहाँ टेम्परेचर -20 डिग्री में जो है रहता है। विंटर्स में यहाँ पर स्नो पड़ती है लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो है कॉन्टिनेंटल टाइप है, इसलिए स्नो ज़्यादा दिन नहीं रहती है। यहाँ पे एनुअल रेनफॉल भी मॉडरेट होता है, यानी कि एकदम ज़्यादा बारिश नहीं होती है। इसके साथ साथ नॉर्थ साउथ बैरियर ना होने के कारण यहाँ पर एक लोकल विंड चलती है जिसको कहते हैं चिनोक।
जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में समर सीज़न में लू जो है नॉर्दर्न पार्ट में ब्लो करती है, उसी तरीके से चिनूक जो है वहाँ पर एक लोकल विंड है जो कि वहाँ पर विंटर्स में ब्लो करती है। ये विंड जो है ये हॉट विंड है, और जब वहाँ पे स्नो पड़ जाती है उसके बाद ये विंड ब्लो होती है। ये हॉट विंड होती है, इस कारण स्नो जल्दी मेल्ट हो जाती है और जो विंटर्स हैं वो बहुत जल्दी वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। अब वहाँ पर फ्लोरा और फौना कैसी होती है ये जानते हैं। प्रेरीज जो हैं बेसिकली ट्री लेस हैं। ये हमने समझा कि वहाँ पे ट्रीज़ बहुत कम हैं, और जो थोड़े बहुत ट्रीज़ पाए जा रहे हैं वहाँ पे वो भी जो है स्लोपी एरियाज़ में आपको देखने को मिलेंगे। पर जहाँ पर वाटर अवेलेबल है, जहाँ पर सॉइल अच्छी है, वहाँ पर क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं, जैसे मेज़, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, अल्फ़ा, इस तरीके की कुछ क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो की जाती हैं। रेनफॉल वहाँ पे बहुत कम होता है, इस कारण ग्रासेस भी बहुत ही शॉर्ट होती हैं और स्पार्स होती हैं, यानी कि थोड़ी नुकीली भी होंगी, थोड़ी दूर दूर भी होंगी ग्रासेस पाई जाती हैं। अगर मैं फौना की वहाँ बात करूँ तो बाइसन एक अमेरिकन बुल बफेलो है जो कि आपको पिक्चर्स में देखने को मिल रहा होगा। इस तरीके के जो बाइसन्स हैं, इस तरीके की जो स्पीसीज़ है एनिमल्स की, वो जो है प्रेरीज में पाई जाती है। बाइसन अब काफ़ी प्रोटेक्टेड हो चुके हैं, काफ़ी प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ हो चुके हैं ड्यू टू ओवर हंटिंग। इनको जो है इनकी जो स्पीसीज़ की जो नंबर्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। अदर एनिमल्स जैसे कि रैबिट्स, प्रेरी डॉग्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। पीपल की अगर हम बात करें कि इस रीजन के लोग किस तरीके के हैं या क्या वर्क करते हैं, तो देखिए यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ के जो लोग हैं तो आप समझ सकते हैं कि यूएसए और कनाडा वाला ये पार्ट है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि लोग यहाँ पे काफ़ी टेक्नोलॉजिकली साइंटिफिकली हाई हैं, रिच हैं। तो इस वजह से वो उन लोगों ने क्या किया है कि नेचुरल रिसोर्सेज को साइंटिफिक मेथड के साथ मर्ज कर कल्टीवेशन को जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। इसी कारण यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है कि वीट प्रोडक्शन के मामले में भी प्रेरी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है पूरे वर्ल्ड में, और इसी कारण प्रेरीज को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। वीट प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तो आप बता रही थी कि ग्रासलैंड्स में खाली ग्रास ही पाई जाती है, तो देखिए यहाँ पर वीट प्रोडक्शन के लिए चाहिए होती है हल्की बारिश, हल्का ठंडा टेम्परेचर, सॉइल अच्छी जो है फर्टाइल हो, और सॉइल अच्छी फर्टाइल हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं कुछ थिंग्स हैं जो वीट प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं। और अगर मैं प्रेरीज़ की क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करूं या प्रेरीज़ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात करूं, तो यहाँ पर वो सब चीज़ें अच्छे से अवेलेबल हैं। इसीलिए यहाँ पर लोग सोयाबीन, मेज़, कॉटन के साथ साथ वीट का प्रोडक्शन भी करते हैं। नेचुरल रिसोर्स अच्छे होने के कारण और साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन के कारण वीट प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए ये वीट प्रोडक्शन जो है, ये वीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये एक्सपोर्ट बहुत मात्रा में किया जाता है, और इसीलिए इसको ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। दूसरा जो मेजर ऑक्यूपेशन लोग यहाँ फॉलो करते हैं वो है डेयरी फार्मिंग। डेयरी बेल्ट जो है वो ग्रेट लेक से अटलांटिक कोस्ट तक फैली हुई हैं। इसके साथ साथ मिनरल डिपॉजिट भी यहाँ बहुत सारे हैं। यहाँ पे आयरन, कोल, इस तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनके कारण यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है वो भी बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। यहाँ पे जो लोग मिलते हैं या यहाँ के जो नेटिव पीपल हैं उनको रेड इंडियंस कहा जाता है। कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो कुछ ट्राइब्स हैं यहाँ के, जैसे कि अपाचे, क्रो, क्री, पावनिंग, इस तरह के कुछ वहाँ के ट्राइब्स जो हैं वहाँ के नेटिव ट्राइब्स हैं। ये यहाँ की इंपॉर्टेंट सिटीज़ में से हैं, जैसे कि अगर मैं अमेरिका की बात करूँ, यूएसए की बात करूँ, तो यहाँ की इंपॉर्टेंट सिटीज़ यूएसए में है वो है शिकागो, डेनवर, इंडियनपोलिस, और कनाडा में जो सिटीज़ इंपॉर्टेंट लाई करती हैं वो है एडमिंटन, कैलगरी, विनीपेग। तो ये तो हमने समझा प्रेरीज के बारे में। अब जानते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि सदर्न पार्ट में अर्थ के जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं वो हैं द वेल्ड्स। उन्हें वेल्ड्स कहा जाता है। वेल्ड जो उनको नाम मिला है वो एक डच पर्सन ने दिया है इनको बिफोर कोलोनाइजेशन। ये सदर्न हेमिस्फीयर में है क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, प्रेरीज कहाँ पे पड़ते हैं? प्रेरीज कहाँ पर पाए जाते हैं? वो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ में पाए जाते हैं, जबकि वेल्ड जो हैं वो साउथ अफ्रीका में है। इसका मतलब वो सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ में है। वेल्ड जो हैं वो कुछ रोलिंग प्लेट्यूज हैं, यानी कि ये
फ्लैट रीजन नहीं है, ये प्लेट्यू रीजन है। और ये प्लेट्यूज की जो हाइट है वो डिफ़र करती है अलग अलग, कहीं कहीं पर ये 600 मीटर के हैं, कहीं कहीं पर ये 1000 मीटर के भी हैं। इसकी जोग्राफिकल कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो वेल्ड के ईस्ट में डरकन्सबर्ग माउंटेन्स हैं, जबकि वेस्ट में कलहारी डेजर्ट है। इसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ऊंचे ऊंचे वेल्ड्स हैं, यानी कि इनकी जो इन प्लेट्यूज की जो हाइट है वो काफ़ी ऊंची है, यहाँ पर 1600 मीटर के आसपास। और जो दो रिवर्स इस एरिया को ड्रेन करती हैं वो हैं रिवर ऑरेंज एंड रिवर लिम्पोपो। इस मैप से आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली वेल्ड कहाँ पर है। ये देखिए, ये अफ्रीका का जो है एक मैप है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप है। इसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल सदर्न टिप पर, बिल्कुल साउथ ईस्टर्न टिप पर इस पूरे कॉन्टिनेंट के वेल्ड जो है वो लाई करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि देखिए, ये कॉन्टिनेंट के मिडिल पार्ट में तो नहीं है लाइक प्रेरी, ये कॉन्टिनेंट के कोस्टल पार्ट में है। इसीलिए इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस पर इंडियन ओशन जो है उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इसके क्लाइमेट की अगर बात करूं तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी माइल्ड है, यहाँ पे मिल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। विंटर्स कोल्ड और ड्राई होंगे, यानी कि बहुत ठंडे भी होंगे और सूखे भी होंगे। टेम्परेचर 5 डिग्री से लेगा 10 डिग्री तक रहेगा, जबकि समर्स जो होंगी यहाँ पे काफ़ी छोटी होंगी, कम टाइम के लिए होंगी और वार्म होंगी, बहुत गर्म होंगी। एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स आते हैं मई से लेकर जुलाई तक, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स आती हैं नवंबर में से लेकर जनवरी तक। यानी कि जब हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ती हैं, जब हमारे यहाँ पे समर सीज़न होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तब सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीज़न होता है। और जब हमारे यहाँ पे विंटर सीज़न होता है तब वहाँ पर समर सीज़न होता है। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो क्लाइमेटिक जो सीज़न जो कैलेंडर है वो सदर्न हेमिस्फीयर से अलग अलग होता है। इसीलिए वेल्ड में जो जुलाई है वो सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है। यहाँ पर रेनफॉल जो होती है वो समर मंथ्स में होती है, यानी नवंबर से लेकर फरवरी तक। क्यों होती है यहाँ पे अच्छी रेनफॉल? क्योंकि यहाँ पे वार्म ओशन करंट्स की वजह से। यहाँ पे वार्म ओशन करंट्स क्यों फ्लो कर रहे हैं? क्योंकि इंडियन ओशन का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। मैंने जैसे बताया था कि इंडियन ओशन का जो इन्फ्लुएंस है इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन पे पड़ता है। देखिए, फ्लोरा और फौना की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर ग्रासेस डोमिनेट करती हैं, कहीं कहीं पर ट्रीज़ हैं, कहीं कहीं पर नहीं हैं। रेड ग्रास आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। एनिमल्स में लॉयंस, लेपर्ड, चीता, कूदू, ये कुछ एनिमल्स हैं जो ये वेल्ड रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। पीपल्स की अगर हम बात करें तो देखिए, वेल्ड रीजन में जो लोग हैं वो बेसिकली दो तरीके काम करते हैं। एक तो वो करते हैं कैटल रियरिंग, दूसरा वो करते हैं माइनिंग। ये दो एक्टिविटीज़, ये दो मेजर ऑक्यूपेशन है जो वहाँ लोग फॉलो करते हैं। सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, इसलिए जहाँ जहाँ पर सॉइल फर्टाइल है वहाँ पे क्रॉपिंग होती है, वहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है, मेज़, वीट, बार्ले, पोटैटो, इस टाइप की क्रॉप्स का। लेकिन मैक्सिमम एरियाज़ में लोग कैटल रियरिंग को अपना मेजर ऑक्यूपेशन मांगते हैं। और शिप रियरिंग, कैटल में भी शिप रियरिंग जो है वो फेमस है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शिप की जो ब्रीड है वो मैरिनो ब्रीड है, यानी कि मैरिनो शिप जो है वो पॉपुलर स्पीसीज़ है। और क्यों? क्योंकि उसकी जो वूल होती है वो काफ़ी वार्म होती है। ये जो कैटल रियरिंग वाला जो ऑक्यूपेशन है ये अभी से नहीं है लोगों में, ये वहाँ के लोग बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे वहाँ पे शिप रियरिंग को लेकर, इसकी जो वूल प्रोड्यूस हो रही है इसके लेकर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे सेटअप हो गई हैं, जिसके कारण ये शिप रियरिंग जो है अब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक मेजर सोर्स बन गई है, मेजर रॉ मटेरियल है वहाँ का ये वूल। इसके साथ साथ डेयरी फार्मिंग वहाँ पे की जाती है। माइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, स्टील, गोल्ड, डायमंड। और इसी कारण इस तरीके के मिनरल्स पाए जाने के कारण जो इसका लिंक है, जो ये एरिया का लिंक है वो पूरे ग्लोबल एरिया में ग्लोबली वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ग्लोबली ट्रेड लिंक्स जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जॉन्सनबर्ग को गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है, बहुत ज़्यादा गोल्ड माइंस हैं, जबकि किम्बरले को फेमस है अपनी डायमंड माइंस के लिए। तो दिस इज़ दी होल कि कैसे वेल्ड जो है, अगर वेल्ड को समराइज़ करूँ मैं तो हम कह सकते हैं कि वेल्ड जो है उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी माइल्ड हैं। इंडियन ओशन का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। वहाँ के लोग कैटल रियरिंग करते हैं, शिप रियरिंग करते हैं। इसके साथ साथ जो है अब वहाँ पे
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी सेटअप हो गई हैं, माइंस बहुत हैं वहाँ पे गोल्ड की, डायमंड की, और इसीलिए ट्रेड लिंक्स जो हैं वो दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। ये सब है। तो ये दो तरीके के हमने टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में पढ़ा। दो अलग अलग जगह पे लाई करते हैं, दोनों की क्लाइमेटिक कंडीशंस भी काफ़ी अलग हैं, लेकिन दोनों में जो एक चीज़ सेम है, कॉमन है, वो है ग्रासेस, वो हैं ग्रासलैंड्स। तो दिस इज़ द होल चैप्टर। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रॉम माई साइड टू यू। विच सिटी इन इंडिया इज़ नॉन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बॉस्टन ऑफ इंडिया, इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, यानी कि ऐसी कौन सी सिटी है इंडिया में जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उसी को बॉस्टन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और उसी को इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी कहा जाता है। अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आया हो, अगर आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आया हो, इसकी समरी अच्छे समझ में आई हो, तो इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए हमेशा लाती रहूँगी। थैंक यू।